स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, सूरदास के पदों में पुरैन पात किसे कहा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमल के पत्ता को पुरैनी पात कहा जाता है दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम ने। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन कौन था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चश्मे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाल गोविंद भगत किसके गीतों को गाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर के गीतों को गाते थे दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आंट नहीं रही है कविता में फागुन की सुंदरता की तुलना किससे की गई है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बसंत ऋतु से की गई है दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ के लेखक ने नवाब साहब की किस आदत को पतन का प्रतीक माना है। यानी कि बर्बाद होना, पतन का मतलब कि हार जाना या बर्बाद होने का प्रतीक माना है दोस्तों। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिना खाए ढकार लेना। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक ने नवाब साहब को इसी आदत को पतन कहा है। और आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे दोस्तों, तो उसमें देख आप जानते ही होंगे कि जो नवाब साहब था वो खीरा खाकर और सूंघ के फेंक दिया था खिड़की के बाहर। अगर आप चाहते हैं कि यह पीडीएफ आपको मिले तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक दिया हुआ है, जाइए वहां से चैनल को ज्वाइन करिए और वहीं पे पीडीएफ को भेज दिया जाता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी में लेखिका की कॉलेज प्रिंसिपल ने उन पर क्या आरोप लगाकर कॉलेज से निकालने की धमकी दी थी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंदोलन भड़काना। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संगीतकार कविता में मुख्य गायक का साथ देने वाला व्यक्ति अपनी आवाज को किस लिए दबाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताकि वह गायक से बेहतर न लगे। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कृति पाठ में लेखक के अनुसार मानव कल्याण की आविष्कृत चीजें क्या कहलाती है। तो सभ्यता कहलाता है दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, मन की मन ही मांझ रही है, यहाँ गोपियों के मन में कौन सी बात दबी रह गई है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण को उपलम्भ यानी कि शिकायत देने की। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, माता का आंचल पाठ में लेखक का वास्तविक नाम क्या है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारकेश्वर नाथ दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि उनका पुकारू नाम भोलानाथ था और जो ओरिजिनल नाम था यानी कि वास्तविक नाम था वो तारकेश्वर नाथ था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी में गंगटोक शहर को किसका शहर कहा गया है। तो मेहनत करने वाले बादशाहों का शहर कहा गया है दोस्तों गंगटोक को। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक ने किसके प्रत्यक्ष अनुभव को अधिक महत्व दिया है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक व्यवस्था को। इसमें आपसे क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। जो नीचे नीचे जो वाक्य दिया हुआ है उसको रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, निम्न में से मिश्र वाक्य का उदाहरण चुनिए। यानी कि जो नीचे 4 ठो वाक्य दिया हुआ है उसमें से मिश्र वाक्य को चुनना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह सफल होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह पढ़ने बैठा परंतु उसे नींद आ गई, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यह एक संयुक्त वाक्य है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी वाक्य में और परंतु दिखे तो वह संयुक्त वाक्य हो जाता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कवि द्वारा कविता लिखी गई वाक्य का कौन सा भेद है। तो जो यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि जो वाक्य दिया हुआ है उसमें कौन सा वाच्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच्य। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उससे अब और नहीं चला जाता, यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। और ये पूछ रहा है दोस्तों आपसे, यह वाक्य कर्तृवाच्य में क्या होगा। यानी कि जो वाक्य दिया हुआ है उसको कर्तृवाच्य में बदलना है दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह अब और नहीं चलता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आहा कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित पद का सही पद परिचय क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण गुणवाचक पुल्लिंग एक वचन। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चा धीरे धीरे चल रहा था,
रेखांकित पद का पद परिचय है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण रीतिवाचक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मीरा ने पुस्तक पढ़ी, रेखांकित पद का सही पद परिचय है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा जातिवाचक स्त्रीलिंग एक वचन कर्म कारक। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं आपके लिए 30 MCQ और 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले और साथ ही साथ 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी करा रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में सेकेंड चैनल का लिंक भी दिया हुआ है दोस्तों, तो वहां से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले महीने से उसमें ही आंसर की और न्यूज क्यूज आएगा दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, यहाँ कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है दोस्तों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानवीकरण और उपमा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय, यहाँ कौन सा अलंकार है, यानी कि इस वाक्य में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो जो यहाँ पे अलंकार का प्रयोग हुआ है दोस्तों वो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है, यानी कि जो नीचे वाक्य दिया हुआ है दोस्तों उसमें से कौन सा अतिशयोक्ति अलंकार है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी प्रात को हाथ छुए नहीं नैनन के जल से पग धोए। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दें दोस्तों, यह पंक्ति सुदामा चरित्र से है, जहां कृष्ण के आंसुओं से ही पैर धोने की बात कही गई है, जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग किया गया है दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, बीनू पद चले सुने बीनू का नाम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जो इसमें अलंकार का उपयोग हुआ है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा, विभावना अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, औपचारिक पत्र लेखन में विषय का उल्लेख कहाँ किया जाता है? यानी कि जब औपचारिक पत्र लिखते हैं दोस्तों उसमें विषय यानी कि सब्जेक्ट का वर्णन कहाँ किया रहता है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिथि के बाद और संबोधन से पहले, यानी कि डेट के बाद, डेट लिखने के बाद, तारीख लिखने के बाद और संबोधन से पहले। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईमेल लिखते समय सीसी यानी कि कार्बन कॉपी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, केवल सूचना देने के उद्देश्य से अतिरिक्त प्राप्तकर्ताओं के लिए कार्बन कॉपी का उपयोग होता है दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी विज्ञापन में सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया जाता है? यहाँ पे विज्ञापन मतलब कि प्रचार दोस्तों, प्रचार में यानी कि आप कोई वीडियो पर प्रचार देखते होंगे उसे हम विज्ञापन कहते हैं दोस्तों हिंदी के भाषा में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पाद की विशेषता और आकर्षक प्रस्तुति पर अधिक ध्यान दिया जाता है दोस्तों विज्ञापन जब लिखा जाता है तब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संदेश लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो संदेश लेखन की भाषा होना चाहिए औपचारिक लेकिन संक्षिप्त और स्पष्ट, यानी कि संदेश जब लिखा जाता है तो उसमें स्पष्ट लिखना चाहिए दोस्तों, संक्षिप्त लिखना चाहिए। और चलते हैं, औपचारिक का मतलब कि अपनापन, इसमें ऐसे ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि दिखने में लगे कि हाँ संदेश लेखन यानी कि है अच्छा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, संदेश लेखन में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? तो सबसे ऊपर जो लिखा जाता है दोस्तों तिथि और समय लिखा जाता है, यानी कि तारीख और टाइम। और यही है लास्ट MCQ दोस्तों। तो इसके बाद हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, अपठित गद्यांश या पद्यांश का शीर्षक कैसा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संक्षिप्त सार गर्भित और केंद्रीय भाव पर आधारित। अब चलते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो आपका 2 नंबर वाले में पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अट नहीं रही है कविता में आभा और पट शब्द किन 2 भिन्न संदर्भों में प्रयुक्त हुए हैं? तो जो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है, आभा का अर्थ है चमक या सौंदर्य फागुन का, पट का अर्थ है वस्त्र जिसे हटाने पर सुंदरता बाहर आती है, और दरवाजा जिसे बंद करने पर भी खुशबू आती है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस की गंगा स्नान यात्रा क्यों करते थे और इस दौरान उनका नियम क्या था? तो जो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, उत्तर दिया हुआ है, भगत अपनी साधना और साधु स्वभाव की पुष्टि के लिए गंगा स्नान जाते थे। इस दौरान वे किसी से भोजन या भिक्षा नहीं लेते थे और घर से पीकर ही निकलते थे। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, अपठित गद्यांश को सबसे पहले 2 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए, पहली बार भाव समझने के लिए और दूसरी बार मुख्य विचार को रेखांकित करने के लिए। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 सरल वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले किन्हीं 2 अवयव यानी कि योजक शब्दों के उदाहरण दीजिए।
तो जो दो योजक के उदाहरण नीचे दिया हुआ है दोस्तों, तो देखते हैं चलिए। दो योजक शब्द है और, पहला जो है और, जैसे कि वह आया और बैठ गया, यहाँ पे जो और है दोस्तों यह एक योजक शब्द है। और तथा, परंतु, किंतु, यह भी एक योजक शब्द है दोस्तों। जैसे इसका एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने कहा परंतु वह नहीं माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में मूर्तिकार ने नाक लगाने के लिए क्या क्या विचित्र प्रयास किए? तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, उसने पत्थर की किस्म खोजने के लिए देश भर में भटकने के अलावा अंत में जिंदा इंसान की नाक लगाने का सुझाव दिया। अब यहाँ पे 2 नंबर वाले क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं और अब स्टार्ट होने वाले हैं 3 नंबर वाले प्रश्न। तो इसमें जो पहला प्रश्न है दोस्तों, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आश्चर्य का विषय क्यों थी? तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या इसलिए आश्चर्य का विषय थी क्योंकि वृद्धावस्था और भयंकर ठंड के बावजूद वे भोर में उठकर 2 मील दूर नदी स्नान को जाते थे। लौटकर वे गांव के पोखरे पर प्रभाती गाते थे, जो उनकी साधना और त्याग को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोपियों ने राजधर्म को आधार बनाकर उद्धव को क्या ताना दिया? तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, गोपियों ने राजधर्म को आधार बनाकर उद्धव से कहा कि राजा का धर्म होता है प्रजा की भलाई करना और उन्हें सताना नहीं। कृष्ण स्वयं राजधर्म भूलकर उन्हें योग संदेश भेज रहे हैं, जो उनके लिए अन्याय है, इसलिए वे सच्चा धर्म निभाए। और चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये कहानी यह भी में लेखिका के पिता और उनकी प्रिंसिपल के बीच हुए संघर्ष को अपने शब्दों में समझाइए। तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, लेखिका के पिता चाहते थे कि लेखिका घर पर रहकर देश और समाज के बारे में जाने, जबकि प्रिंसिपल चाहती थी कि वह कॉलेज में अनुशासन बनाए रखे। प्रिंसिपल ने लेखिका को कॉलेज से निकालने की धमकी दी, जिससे पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित हुई और वे संघर्ष में उतर आए। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पद परिचय करते समय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का भेद किस प्रकार निर्धारित किया जाता है? तो पद परिचय में संज्ञा का भेद उसके प्रकार, व्यक्ति, जाति, भाव के आधार पर। सर्वनाम का भेद उसके पुरुष यानी कि उत्तम, मध्यम, अन्य के आधार पर। और विशेषण का भेद उसके प्रकार, गुण, संख्या, परिणाम और सार्वनामिक के आधार पर निर्धारित किया जाता है दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संकेत बिंदु के आधार पर विज्ञापन लेखन में आप किन 2 मुख्य बातों का ध्यान रखेंगे? तो इसमें उत्तर दिया हुआ है, संकेत बिंदुओं के आधार पर विज्ञापन लिखते समय सबसे पहले उत्पाद का नाम आकर्षक ढंग से दर्शाएंगे। दूसरा, दिए गए सभी संकेत बिंदुओं को निश्चित शब्द सीमा के भीतर लयबद्धता और रंग बिरंगे चित्रों का प्रयोग करते हुए शामिल करेंगे। और अब चलते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, परशुराम और लक्ष्मण के मध्य हुए संवाद से स्पष्ट कीजिए कि क्रोध व्यक्ति को किस प्रकार अहंकार और अविवेक की ओर धकेलता है। तो जो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है, परशुराम का क्रोध उन्हें अहंकार और अविवेक की ओर धकेलता है। क्रोध में वे अपने फरसे की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते हैं और अपने बल के आगे राम लक्ष्मण को तुच्छ समझते हैं। वे लक्ष्मण की वाक्पटुता को सहन नहीं कर पाते और उन्हें बार बार मारने की धमकी देते हैं। उनका यह अविवेकपूर्ण व्यवहार ही उन्हें सभा में हास्यास्पद बना देता है, जहां अंततः राम को हस्तक्षेप करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आत्मकथा लिखने के संदर्भ में हिरोशिमा में अज्ञे की आंतरिक व्यवस्था और बाह्य दबाव के बीच क्या अंतर था? मैं क्यों लिखता हूं, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, आंतरिक व्यवस्था वह थी जब अज्ञे ने हिरोशिमा में बम विस्फोट से प्रभावित कर एक पत्थर पर मनुष्य की छाया देखी, जिससे उन्हें भोक्ता होने का अनुभव हुआ। इस गहन अनुभूति ने उन्हें कविता लिखने के लिए विवश किया। बाह्य दबाव लेखक की अपनी जिम्मेदारी से उपजा था, जैसे संपादक का आग्रह और आर्थिक लाभ की इच्छा। पर वास्तविक लेखन का प्रेरक हमेशा आंतरिक व्यवस्था ही होती है। ये रहा आज का वीडियो दोस्तों। और आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहें। और वीडियो को लाइक कर दीजिए।